हाय गाइज, जो सीआरपीएफ एलडीसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन गाइज के लिए लेके आया हूँ हिंदी पोर्शन का फर्स्ट पेपर, जो कि इसमें एलडीसी में आएगा। और जो कि 24 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल डायरेक्ट का, उसका पेपर है, जिसमें से हिंदी पोर्शन का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही पेपर इसमें एलडीसी में भी सेम आता है तकरीबन। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें कंप्रेंशन भी है लास्ट में, जो कि सीधे सीधे मार्क्स का आपको मिल सकता है। तो गाइज, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न वाक्यों के किस भाग में वर्तनी की अशुद्धि है। अब अशुद्धि छांटनी इसमें कौन सी है। जैसे दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई और आतंकवादियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। तो गाइज, इसमें अशुद्धि छांटनी है। जब ये है, पहला है ए, गिरफ्तारियां हुई, और दूसरा है दिल्ली में 4, उससे कोई मतलब नहीं। सी है कुत्तों की तरह घसीटा गया, उससे कोई मतलब नहीं है। डी, आतंकवादियों को। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, गिरफ्तारियां हुई और। तो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के जीवन में आशा और डैश के क्षण को आते जाते ही रहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द का चयन करें। अब ये ऊपर जो रिक्त स्थान दिया गया है, इस पे हमें उचित शब्द लगाना है। जैसे ए में अवसाद, क्या आशा और अवसाद सही शब्द है? नहीं है। नेक्स्ट बी है विक्षेप, आशा और विक्षेप ये सही है? नहीं है। तो सी है निराशा और डी है विक्षोभ। तो हम वैसे ही बोलते हैं कि आशा और निराशा एक विलोम शब्द के जैसे होता है। आशा है तो वहाँ निराशा भी होती है। तो गाइज, ऐसे ही इसका करेक्ट आंसर है सी, निराशा। तो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें संयुक्त क्रिया वाले विकल्प देखना है हमें। ए है, यह भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है, संयुक्त क्रिया वाला शब्द। और बी है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। सी है, मैं प्राय उससे मिल लिया करती हूँ। डी है, अध्यापिका छात्रों को हिंदी पढ़ा रही थी। तो गाइस, इसमें सीधा सा देखिए कि विपरीत शब्द कौन सा है, वो संयुक्त शब्द हो जाएगा। अब क्या बोल रही है, देखो, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, अध्यापिका छात्रों को हिंदी पढ़ा रही है, यह भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है। तो गाइज, इसमें सही संयुक्त क्रिया है कि वह मैं प्राय उसे मिल लिया करती हूँ, मतलब इसका करेक्ट आंसर है सी। तो नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। रेखांकित वाक्यों को एक संयुक्त शब्द से प्रतिस्थापित करें। इस साहित्य की रचयिता अत्यंत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ए है सर्वज्ञ, बी है सुशिक्षित, और सी है शब्दातीत, और डी है साक्षर। तो इसमें हमें साहित्य की रचना क्या, अत्यंत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो कौन है? सुशिक्षित। अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है? सुशिक्षित। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें। यहाँ घाटी घटनाएं मेरे लिए कल्पना से परे हैं। इसमें है ए है वर्त, ये जो हमें देखना है, जो नीचे अंडरलाइन कर रखी है, कल्पना से परे, इसी का हमें अर्थ निकालना है। सही। तो वर्तनातीत बी में है, काल्पनिक सी में है, कल्पनातीत, और डी में आशातीत। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, कल्पनातीत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें क्या है, उसने दंड पाने का काम किया है। नेक्स्ट है बी, मेरे लिए विज्ञान का एक कठिन विषय है। सी है, मुझे आपके प्रतिकूल कुछ नहीं कहना है। डी है, महात्मा जी अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है सी, मुझे आपके प्रतिकूल कुछ नहीं कहना है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब डेफिनेशन करने में सब काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आंसर करते जा रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुत्सा के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कुत्सा, ए है अभ्यागे, नंबर बी है अपयश, सी है अभिशाप और डी है बदला। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज बी अपयश। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइज 8 नंबर, निम्नलिखित वाक्य खंडों पर द्वारा निर्मित निम्न वाक्यों में से किसका वाक्य विन्यास शुद्ध है। तो हमें इसमें शुद्ध देखना है। शब्द शिल्पी होता है रेखा चित्रकार तथा चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत करता है। ए काल्पनिक और किंतु सजीव चित्र। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हमें देखना है। ए में है शब्द शिल्पी चुने हुए शब्द और विशिष्ट वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत करता है। एक काल्पनिक सजीव चित्र किंतु होता है रेखा चित्रकार। बी में है रेखा चित्रकार तथा चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत करता है। एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र शब्द शिल्पी होता है। सी में है एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र रेखा चित्रकार प्रस्तुत करता है तथा चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा शब्द शिल्पी होता है। और डी है रेखा चित्र शब्द शिल्पी होता है तथा चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी, रेखा चित्र शब्द शिल्पी होता है तथा चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 पे। निम्नलिखित में से हेतु मेट भविष्य काल के क्या वाक्य का चयन कीजिए। तो हेतु भेद भविष्य काल के वाक्य का चयन हमें करना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है यदि सभी कुछ यूं ही चलता रहे तो एक दिन सारा समाज बदल जाएगा। इसमें बी है यदि तुमने यह गीत गाया होता तो अवश्य पुरस्कार मिला होता। सी में यदि तुम समय से यह पात्र भेज देती तो आज ये परेशानी न हुई होती। डी है विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, यदि सभी कुछ यूं ही बदलता रहे तो ये एक दिन सारा समाज बदल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। हमें इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो गाइस क्वेश्चन आंसर में है ए में है छात्रावास में जो रहते थे मेरे मित्र उन्होंने गर्मी की एक बात मुझसे सुनाई। बी में है छात्रावास में मेरे मित्र जो रहते थे उन्होंने एक गर्मी की बात सुनाई मुझे। यह भी गलत है। मेरे मित्र जो छात्रावास में रहते थे उन्होंने मुझे एक गर्मियों की बात सुनाई। और डी है मेरे मित्र जो छात्रावास में रहते थे उन्होंने मुझे गर्मियों की एक बात सुनाई। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है डी, मेरे मित्र जो छात्रावास में रहते थे उन्होंने मुझे गर्मियों की एक बात सुनाई। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में वाक्य विन्यास शुद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, इसमें शुद्ध अशुद्ध छांटना ही लॉन्ग। पहले तो संधि विच्छेद वगैरह आते थे, इस बार ये ज़्यादा लंब थोड़ा कर दिया है शुद्धि अशुद्धि छांटने के लिए। ए है पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है दहेज प्रथा का जन्म। बी में है रामायण में वीरता का चिन्ह दिखलाया है वाल्मीकि ने कुंभकर्ण को। सी है ये गेय है मुक्त गीत तथा संगीतात्मक है। डी है भावनुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी, भावनुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो गाइस पहले आप ये जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हुए ध्यान से पढ़ें, थोड़ा धीरे पढ़ें। लेकिन इसमें ये देखना है मैं अशुद्धि पूछ रहा है शुद्धि पूछ रहा है, क्योंकि इसमें भी डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा छांटना, थोड़ा धैर्य से पढ़ें कि शुद्धि पूछ रहा है अशुद्धि पूछ रहा है। तो अब देखो इसमें निम्नलिखित में से किस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि नहीं है और शुद्ध वाक्य का चयन करें।
अशुद्धि पूछा, देखो पहले बोला अशुद्धि नहीं है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करें। थोड़ा सा कंफ्यूज होता है आदमी। तो ए है कार्यक्रम की सभानेत्री कुमारी नमिता है, ठीक है। बी है गीत की कुछ लड़ियाँ हमें भी सुना दो। सी है मंत्री जी के निर्धन से अब पूर्ण क्षति हुई है। डी है मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ए, कार्यक्रम की सभानेत्री कुमारी नमिता है। इसका ए आंसर रहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी मरीज को निराश नहीं करना चाहिए, उसे स्नेहशील स्पर्श देना चाहिए। वाक्य के किस भाग में वर्तनी की अशुद्धि है? इसमें अशुद्धि छांटना है, न कि शुद्धि। कौन से भाग में है? तो इसको धीरे धीरे ध्यान से पढ़ने से स्नेहशील स्पर्श। नंबर ए है निराश नहीं करना चाहिए। बी है किसी मरीज को। सी है देना चाहिए। और डी है उसे स्नेहशील स्पर्श। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर अशुद्ध वाक्य है उसे स्नेहशील स्पर्श। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नील का खेत होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नील का खेत होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गाइज इसका पहला है ए बदनाम होना। बी है चेहरे का रंग बिगड़ जाना। सी है दोष या कलंक की जगह होना। और डी है बहुत गुस्से से देखना। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है सी, दोष या कलंक की जगह होना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 पे। निम्नलिखित में से संभाव्य भविष्यकाल के वाक्य का चयन कीजिए। संभाव्य भविष्यकाल। तो गाइज पहला है ए है वह विद्यालय जाएगी। बी है मैं यह किताब पढ़ूंगा, इसे यहीं रख दो। सी है मैं गाड़ी लेकर अभी आती हूँ। डी है उसका घर बंद है हो सकता है वह अभी आ जाए। तो गाइस इसका संभाव्य भविष्यकाल है डी, उसका घर बंद है हो सकता है वह अभी आ भी जाए। तो ये क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चंदन की कुटकी भली गाड़ी भरा न काट। उपरोक्त लोकोक्ति के उचित अर्थ का चयन कीजिए। हमें चंदन की कुटी भली गाड़ी भरा न काट इसका हमें सही उचित लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होता है हमें बताना है। नंबर ए गरीब अवगत में असमर्थ होता है। बी सामर्थ्यवान के साथ साथी है। सी देखने में अच्छा भला अंदर से दुखी है। डी अच्छी वस्तु थोड़ी भी बहुमूल्य होती है किंतु मामूली चीज़ अधिक होकर भी नगण्य। तो गाइज इसका सही आंसर है डी, अच्छी वस्तु थोड़ी भी मूल्यवान होती है किंतु मामूली चीज़ अधिक होकर भी नगण्य होती है। समझा सकता हूँ लेकिन गाइज टाइम नहीं रहता है इतना, वीडियो लंबा भी हो जाएगा, बोर हो जाओगे ज़्यादा समझाने से। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर ठीक है। कुंत के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कुंत का हमें पर्यायवाची शब्द खोजना है। नंबर ए है भात। बी है भाव। सी है भाला। और डी है भारिया। तो इसका कुंत का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ भाला। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, इसका करेक्ट आंसर रहा सी भाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदलें जो सबके उपयोग के लिए हो। ठीक है गाइज, जो सबके उपयोग के लिए हो शब्द बदलना है हमें। तो क्वेश्चन आंसर है ए सर्वज्ञ। बी है सीमातीत। सी है सर्वव्यापी। और डी है सार्वजनिक। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है डी सार्वजनिक। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे 19 पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है, अवयव नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो गाइज करेक्ट आंसर ए ऑप्शन में है वह आए या तुम जाओ। बी में है यदि तुम कहो तो मैं ये आम ले लूँ। और सी है हवा चली और पानी बरसना बंद हो गया। और डी है मुझे रात भर जागना पड़ता है। तो गाइज इसका समुच्चय बोध अवयव नहीं है,
मुझे रात भर जागना पड़ता है। गाइज इसका करेक्ट आंसर है डी, मुझे रात भर जागना पड़ता है। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विभक्ति चिन्ह से करण कारक है? तो इसमें भी करण का से का करण कारक देखना है। ए में मैं कल से टहलने निकलूंगी। बी है चंचल सविता से लंबी है। सी है मैं कलम से एक किताब लिखूंगी। और डी है बच्चे जानवरों से डरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी। ये से करण कारक है, मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कंप्रेंशन आ गया है। तो कंप्रेंशन का एक क्वेश्चन दिया है और कंप्रेंशन है बहुत लंबा चौड़ा। अब इस कंप्रेंशन को पढ़ना है और इसी का एक अर्थ निकालना है हमें, इसका क्या बताना चाह रहा है। तो देखो, धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे शांति से पढ़ना है गाइज, इतना भी धीरे नहीं पढ़ना है कि टाइम ही ओवर हो जाए इसी में, थोड़ा रखना है लेकिन ध्यान से। जैसे धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण के असंतुलित होने के अनेक घातक परिणाम होंगे जो धरती पर अनेक समस्याओं को जन्म देंगे। ऐसे पढ़ो, लेकिन वो समझ में भी आना चाहिए। पढ़ रहे हैं कुछ जा ही नहीं रहा, ऊपर से जा रहा है, तो थोड़ा पढ़ते भी जाना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो पहली समस्या है, ईंधन लकड़ियां कोयले के दहन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई मात्रा, ये धरती गर्म हो रही है। ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक तापमान 1.5 डिग्री और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बढ़ जाएगा। इससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र की जल स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि समुद्र तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और इसी के साथ उन भूखंडों की जीव संपदा पानी में डूब जाएगी। जैसे दूसरा पैराग्राफ दिया, दूसरी बड़ी समस्या, ये पहली समस्या थी, अब ये दूसरी समस्या क्या है। अटलांटिका के ऊपर के आकाश में ओजोन की छतरी में छेद। यह हम सभी जानते हैं कि ओजोन की परत धरती के जीवों की रक्षा घातक अंतरिक्ष किरणों से करती है, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लगातार वातावरण में पहुंचने से ओजोन की परत छीनी होती जा रही है और यदि इसी गति से यह कार्बन मुक्त होकर वातावरण में मिलते रहे तो ओजोन की चादर घातक अंतरिक्ष कणों को रोक पाने में सर्वथा अशक्त हो जाएगी। परिणाम यह होगा कि पराबैंगनी किरणें धरती में प्रवेश कर जाएंगी। इससे चमड़ी का कैंसर आम बात होगी। जैसे मतलब ये सूर्य किरणें पड़ेंगी तो इससे चमड़ी का कैंसर हो जाएगा। वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की इस समस्या को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी वृद्धि को रोककर इसे सामान्य अवश्य जा सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करने की से हानिकारक गैसें नहीं निकलेंगी। यदि हम अपने घरों और इमारतों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करें तो इससे वातावरण में बहुत कम गर्म गैस उत्पन्न होगी। तो गाइज इसमें क्वेश्चन पूछा है हमें 21 नंबर 21 नंबर, इस गद्यांश में निहित तथ्यों से लेखक का क्या उद्देश्य परिलक्षित होता है। मतलब लेखक ये इस गद्यांश में क्या हमें बताना चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य हमें इसमें बताना है। तो गाइज ए है पर्यावरण से संबंधित दो मुख्य समस्याओं का हल ढूंढना। बी है पर्यावरण से वैज्ञानिकों को सावधान करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन और अंतरिक्ष व्यवधानों को रोकना। और डी है अटलांटिका की बर्फ पिघलने की
जानकारी देना। तो गाइज हमें इसका आंसर देना है इसी पैराग्राफ से, कंप्रेंशन से, न कि आउटसाइड से। अब कुछ भी बोलते जा रहा है, अगर इस कंप्रेंशन से मिलता जुलता नहीं है तो आपका ये क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा और इसका मार्क काट लिया जाएगा, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है गाइज। तो इसलिए सोच समझ के आंसर दें। तो इस गद्यांश का सही उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित तो है, पर्यावरण से संबंधित इसमें देखो 2 आंसर दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये सावधान करने के लिए नहीं बोल रहा है गाइज। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ए, पर्यावरण से संबंधित 2 मुख्य समस्याओं का हल ढूंढना। ये ऊपर 2 समस्याएं इसमें बताई गई है और इन्हीं का हमें हल ढूंढना है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर रहा ए। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, ये भी पैराग्राफ है। धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण से के असंतुलित होने के अनेक घातक परिणाम होंगे जो धरती पर अनेक समस्याओं को जन्म देंगे। पहली समस्या है ईंधन, लकड़ियाँ कोयले के दहन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई मात्रा। यह धरती गर्म हो रही है। ऐसा अनुमान है कि इस धरती के अंत तक तापमान 1.5 डिग्री और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बढ़ जाएगा। इससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ़ पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि समुद्र तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, और इसी के साथ उन भूखंडों की जीव संपदा पानी में डूब जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या क्या है? देखो गाइस, ये सेम ही कंप्रेंशन दिया है। दूसरी ओर अटलांटिक के ऊपर के आकाश में ओजोन की छेद। ये हम सभी जानते हैं कि ओजोन की परत धरती के जीवों की रक्षा घातक अंतरिक्ष किरणों से करती है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगातार पर्यावरण में पहुंचने से ओजोन की परत छीनी होती जा रही है, और यदि इसी गति से यह कार्बन मुक्त होकर वातावरण में मिलते रहे तो ओजोन की चादर घातक अंतरिक्ष कारणों को रोक पाने में समर्थता अशक्त हो जाएगी। परिणाम यह होगा कि पराबैंगनी किरणें धरती पर प्रवेश कर जाएंगी और चमड़ी कैंसर का वनस्पति और जीवों के जंतुओं पर भी इतना घातक प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की इस समस्या को ख़त्म नहीं किया जा सकता, किंतु उसी वृद्धि को रोक सके इसे सामान्य अवश्य जा सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करने की हानिकारक गैसें नहीं निकलेगी। यदि हम अपने घरों और इमारतों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो इसे वातावरण में बहुत कम गर्म गैस उत्पन्न होगी। देखो गाइस, सेम ही पैराग्राफ दिया है, क्वेश्चन पूछा 21-22 सेम पैराग्राफ से पूछा है, लेकिन टाइम कंजप्शन करने के लिए इसने 2 बार कंप्रेंशन दे दिया। एक ही कंप्रेंशन को 2 बार उठा के दे दिया। और इसमें पहला क्या है, अंतरिक्ष में किरणों के कारण धरती पर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। धरती पर गर्मी बढ़ जाएगी जिससे बर्फ़ पिघल जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा। जीव संपदा डूबने से गरीबी का खतरा भी बढ़ेगा। जलाने के लिए जीवाश्म ईंधन भी नहीं मिलेगा। वनस्पति और जीव जंतुओं की अनेक किस्में लुप्त हो जाएंगी। ऐसा कहा है, कहीं भी नहीं कहा कि जंतुओं की किस्में लुप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट बोलता है बी, पर्यावरण का नुकसान होने से धरती का बड़ा नुकसान होता है। ऐसा भी कहीं नहीं बोल रहा। तमाम बीमारियां पैदा होती है, चमड़ी का कैंसर हो जाता है, ये सही बात है। बर्फ़ पिघल जाती है, हवा ठंडी नहीं चलती, पवन ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जा सकता और विद्युत ऊर्जा का संचालन नहीं किया। ये ऊर्जा वगैरह में कुछ बता नहीं रहा है, तो गाइस ये भी नहीं होगा। सी है, पर्यावरण असंतुलन से 2 मुख्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक धरती का गर्म होना, दूसरी ओजोन की परत में छेद। धरती के गर्म होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा है। इसके कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ़ पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। संपूर्ण जीव संपदा पानी में डूब जाएगी। ओजोन की छतरी में छेद होने हैं से अंतरिक्षीय किरणों को रोक पाना बिल्कुल असंभव हो जाएगा, और इसका घातक परिणाम यह होगा कि पराबैंगनी किरणों के कारण चमड़ी के कैंसर जैसे अनेक रोग होने लगेंगे। गाइज नेक्स्ट चलते हैं डी में। धरती पर अनेक समस्याएं पहले से ही हैं, जिसमें 2 समस्याएं और बढ़ गई हैं।
ठीक है। ओजोन की परत छेद होने से त्वचा का कैंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन जलाने के लिए नहीं बचेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इमारतों में विद्युत रहने से सारे कामकाज ठप हो जाएंगे, इसलिए पर्यावरण का संतुलन वातावरण में ज़रूरी है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। पर्यावरण असंतुलन में दो मुख्य समस्याएं उत्पन्न होगी, एक धरती का गर्म होना, दूसरी ओजोन की परत में छेद। धरती के गर्म होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा है, इसके कारण उतरी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 23। ये भी कंप्रेंशन दिया है और वही सेम कंप्रेंशन है, टाइम एग्जाम करने के लिए इसमें बार बार दिया गया है। यह गद्यांश मुख्य रूप से वास्तविक जीवन में किस प्रकार संबंध रखता है? इसमें अंतरिक्ष में हो रहे क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी है। बी में है गद्यांश में वैश्विक स्तर पर हो रहे पर्यावरण प्रदूषण के कारणों और जीवन को होने वाले घातक परिणामों को उजागर किया गया है। सी में इसमें पृथ्वी के तापमान के बारे में बताया गया है। डी है इसमें जीवाश्म ईंधन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रकारों की जानकारी मिलती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बी। गद्यांश में वैश्विक स्तर पर हो रहे पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को जीवन को होने वाले घातक परिणामों को उजागर किया है। नेक्स्ट सेम गद्यांश है। क्वेश्चन है गद्यांश में लेखक ने किन दो समस्याओं को मुख्य रूप से प्रकाश डाला है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ए। मुख्य रूप से धरती के लगातार गर्म होने और ओजोन परत में छेद के कारण होने वाले घातक परिणामों को, ये सही है इसमें। बाकी बी मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन पर अंतरिक्ष किरणों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी है मुख्य रूप से पेड़ पौधों और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हानिकारक गैस ओजोन, ये भी नहीं है। डी मुख्य रूप से गैर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा निर्मित विद्युत और अंतरिक्ष की गैसों पर है, ये भी नहीं है। गाइस इसका करेक्ट आंसर है ए। मुख्य रूप से धरती में लगातार गर्म होने और ओजोन पर छेद है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 25 नंबर। उस शब्द का चयन कीजिए जो चमड़ी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें चमड़ी के शब्द दिए गए हैं, उससे अलग कौन सा है जो चमड़ी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये भी इसी गद्यांश से दिया गया है। इसमें ए है खाल, ये चमड़ी का पर्यायवाची शब्द है। बी चाम, ये भी है। सी चिपरी और डी है त्वचा। तो इसमें त्वचा भी है, चाम भी है और खाल भी है। एक सी नहीं है चिपरी। चिपरी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाइज यही थे 25 क्वेश्चन जो हिंदी के थे। तो गाइज इसको पढ़िएगा और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं LDC CRPF का, उसमें इसको देख सकें, पढ़ सकें। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।